नमस्कार दोस्तों, सीए सेंटर पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। एक स्टैटिक्स करंट अफेयर स्टैटिक्स पार्ट को लेकर के आ रहे हैं। ये न्यूज़ में क्यों रहा है? पीसीएएफ ये ऐसा इसलिए रहा है कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बैंक जो शेड्यूल बैंक होती हैं उनमें से एक बैंक जैसे जिसका नाम है सेंट्रल बैंक, उसको जो कि इस फ्रेमवर्क से बाहर किया है। ये फ्रेमवर्क एक ऐसा कुछ डिसिप्लिन टाइप का होता है। अगर समझ लीजिए कि जिस बैंक को इसमें अगर इस फ्रेमवर्क में डाल दिया जाता है, जैसे पीसीएएफ का फुल फॉर्म है और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, राइट। तो जो इसमें डाल दिया जाता है इसका मतलब इंडिकेशन होता है कि जो बैंक है उसका हालत जो कि सही है। आप हमेशा न्यूज़ में सुनते होंगे कि एनपीए नॉन परफॉर्मेंस एसेट के बारे में सुनते होंगे। उन सबको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट आरबीआई ने एक अपना एक क्राइटेरिया निकाला है। और ये क्राइटेरिया जो पीएसीईएफ है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, वो जो कि बजल 3 एक ऐसा है कि ये बैंकिंग से रिलेटेड एक नॉर्म्स है या पैरामीटर्स है कि वर्ल्ड लेवल पे अगर किसी डोमेस्टिक बैंक को अगर कैलकुलेट किया जाता है तो वो एक वर्ल्ड लेवल का एक उसके क्वालिटी होना चाहिए। सपोज करिए कि अगर आप एग्जाम देते हो सिविल सर्विसेज के, तो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है क्या क्या ग्रेजुएट हो, अगर टीचर बनना तो कोई बीएड हो, टेट क्वालिफाइड हो। वैसे ही अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर बैंक बनना चाहते हो या फिर मतलब इंडिया में भी एक आपकी ब्रांच है, बाहर में भी है, तो उसके लिए एक इंटरनेशनल लेवल के एक नॉर्म्स बना हुआ है कि बैंक को ये फला जो है कि फार्मूला है या फिर जो पैरामीटर है उसमें जो कि आप अच्छे से खरे उतरेंगे तब जाकर के आपको एक बैंक का एक क्राइटेरिया हो सकता है दिया जाए इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसलिए ये बजल का नॉर्म्स होता है। बजल 3 चल रहा है इस समय। ये बजल एक प्लेस का नाम है, तीसरी बार जो कि किया गया स्विट्जरलैंड में, यूरोप में ये पड़ता है, राइट। ये चीज़ हो गई। और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क का मैंने ये बता दिया कि ये एक डिसिप्लिन टाइप का एक एक्शन है, आरबीआई लेती है। अगर हो सकता है पीसीए आपका फुल फॉर्म पूछे तो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क हो जाता है। और ये मोस्टली जो शेड्यूल बैंक के लिए होती है, तो आपके दिमाग में आएगा शेड्यूल बैंक कौन सी होती हैं, तो वो है आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई 1934 का जो ये एक्ट है उसमें शेड्यूल 2 में जो बैंक इन्वॉल्व हो जाती है उसके अकॉर्डिंग जो पैरामीटर काम करता है उसमें जो आते हैं उनको शेड्यूल बैंक कहते हैं, और जो उनमें नहीं आती उनको नॉन शेड्यूल बैंक कहते हैं। जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है वो 3 लॉ से रेगुलेट होता है, ठीक है। वो 3 लॉ क्या है? एक आरबीआई एक्ट 1934 है, इस शेड्यूल में करना है, नॉन शेड्यूल में करना है। और एक है बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949। तो इसकी क्या है कि बैंक को रेगुलेट किया जाएगा, उसको कहाँ पे कितना कितना बैंक एटीएम ओपन करना है, कितना किस तरह से कैश को रेगुलेट करना। और एक है पेमेंट सेटलमेंट एक्ट है 2007 का। इसमें अगर पेमेंट में कोई दिक्कत आती है तो वो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो सेटलमेंट होती है। बैंकों का जो बॉस होता है कि अगर इंडिया में बॉस बोला जाए, बैंकों का जो सबसे बड़ा बॉस है वो आरबीआई होती है। आरबीआई को जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग किया गया है, बैंक सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये पहली बार जो कि इंट्रोड्यूस किया गया तो 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया, और इसको टाइम टू टाइम इसको रिवाइज किया गया, ठीक है। कब कहाँ कैसे कितना गया, कौन से बैंक को पीएसीएफ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में डालना है, किसको नहीं डालना है, ये सारी चीज़ें किया गया। और इसकी जो 4 पैरामीटर्स हैं कि कौन सी बैंक अगर अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं। उनके कैपिटल, उनके सफिशिएंट कैपिटल ना हो, फिर उनका जो असेट क्वालिटी है, जो पूंजी है उसका जो है कि सफिशिएंट, पहला तो कैपिटल सफिशिएंट, में दूसरी जो कि असेट क्वालिटी ना बढ़े। अब आपको पता चलेगा असेट क्वालिटी का मतलब क्या हो गया कि समझिए कि अगर आप डोमेस्टिक इंडियन रुपीज़ को अगर डॉलर से कंपैरिजन करें तो इंडियन डॉलर जो कि वीक होता है। अगर आप 100 रुपये देंगे, 80-85 रुपये देंगे तो आपको $1 मिलेगा। तो समझ सकते हैं कि इंडिया की जो करेंसी, तो वो एक है कि आपको पूरी तरह से अपने बैंक अकाउंट में या फिर जो बैंक का जमा पूंजी है वो केवल रुपीज़ में नहीं होना चाहिए, उसका अलग क्वालिटी का भी एसेट होना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी, अगर जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बैंक कहीं पे, जैसे हम क्या करते हैं, हम बैंक में डिपॉजिट कर देते तो बैंक हमें 5 साल 7 साल में उसका डबल
करके देती थी। इसका ये मतलब नहीं होता है कि बैंक जो अपने पास में लॉकर में रखी है उसका वो आपको अगर 10% 1 साल का ब्याज देती है आपके पैसे का। मान लीजिए कि अगर आपने 100 रुपये जमा किया तो उसको और 10% की देगी तो 1 साल के बाद आपको 110 रुपये मिलेगा। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हर बैंक जो है कि वो लॉकर में रख करके रखती है, वो कहीं और देती हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे देती हैं। वो 25 से 30% पर मंथ के हिसाब से देती है। मतलब 1 साल में ही वो जो है कि आपका ऑलमोस्ट जो कि 50 मतलब मोर देन 50-100% के आसपास वो प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो वो दूसरी बात लेवरेज है, उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से काम करें, उनके ब्रांचेस कितने हैं, कौन से ब्रांच कहाँ पे खोलेंगे, कौन सी ATM ब्रांचेस खोलेंगे। तो ये सारे इनके पैरामीटर्स होते हैं। इस पैरामीटर्स पे जो कि PCAF को लागू किया गया है, इसका फुल फॉर्म ये है। और RBI एक्ट जो शेड्यूल बैंक है उनके लिए 2002 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया। 4 पैरामीटर होती है, वो बजट नाम के अकॉर्डिंग होता है। आप अगर आप कर सकते हो तो ये पहले बजट होता है, फिर उसके बाद PCAF होता है, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं और इनके बेसिस पे RBI को परफॉर्मेंस बैंकों का परफॉर्मेंस देखती है, जो कि RBI ही रेगुलेट करती है बैंकों को। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।